आज के परिप्रेक्ष्य में हमारे लिए ज़रूरी हो गया था कि आप लोगों से मुखातिब हों, क्योंकि आपके माध्यम से सबसे पहले मैं नीतीश जी को धन्यवाद ज्ञापन करूंगा। इतनी जद्दोजहद को उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का पिंड छोड़ दिया। मैं इसलिए कह रहा हूँ पिंड छोड़ दिया कि हमारे विचार व्यक्तिगत रूप से सबको जानता है कि नीतीश जी से हमारा संबंध अच्छे थे और उनके विचार से हम सहमत नहीं थे, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व बिहार के लोगों के प्रति कमिटमेंट जो भारतीय जनता पार्टी का था, उसके अनुसार बिहार को विकसित करने के लिए और अपने को बिहार में पदस्थापित करने के लिए नीतीश जी का साथ लिए। मैंने जब इनके बारे में बताया कि नीतीश जी बहुत बड़े महत्वाकांक्षी हैं और अपने लिए अपने सिवा दूसरे किसी को नहीं चाहते, उनको बिहार से भी कोई लगाव नहीं है। केंद्रीय नेतृत्व को आप बताएं। केंद्रीय नेतृत्व को तो केंद्रीय नेतृत्व कहा कि देखो हमारी कमिटमेंट भारतीय जनता पार्टी के बिहार की जनता के प्रति है, इसलिए हमारे पास संख्या नहीं है तो हमको किसी एक व्यक्ति को साथ लेके बिहार को विकसित करना है, इसलिए हमको करना चाहिए। हमको समझाया लोग, मैंने मान गया कि ठीक है, हमको कोई एतराज़ नहीं है, आप कीजिए। हमारे बीच में भी कुछ लोग थे जो कुछ स्वाद चखना चाहते थे सरकार का, उनको भी जल्दीबाजी थी। तो इन सब परिस्थितियों से मैंने कॉम्प्रोमाइज़ किया और मैंने बीच ही में अपना चुप्पी साध लिया और कोई विरोध करना हमने बंद कर दिया। लेकिन बाद में बीच में मैं अक्सर हिंट करते रहा कि नीतीश जी का रास्ता गलत है। बिहार की जनता के प्रति उनका कोई लगाव नहीं है, बिहार के डेवलपमेंट से उनका कोई मतलब नहीं है, सिर्फ अपने व्यक्तित्व के बारे में उनको ज़्यादा चिंता है और बिहार के बारे में, बिहार को विकास करने के लिए न उनके पास कोई सोच है न कोई योजना है। क्योंकि देश में पहला एक व्यक्ति ऐसा देश में कोई किसी राज्य में उदाहरण नहीं मिलेगा कि जो अपने कुर्सी के लिए बार बार दल बदल करते हो। एक बार एक पार्टी को गाली देते हैं, उसको कोशिश करते हैं कि सबसे ज़्यादा उसको डैमेज कर सकें, फिर उसी के साथ समझौता करते हैं, फिर वहाँ से उनकी बात नहीं बनती है तो फिर वापस आ जाते हैं। ये उदाहरण आप देखते थे। ये मैं इसलिए दावे के साथ कर रहा हूँ कि नीतीश जी के साथ जब सरकार बनाने की बात चलती थी तो भारतीय जनता पार्टी पहले से उनके साथ पार्टनरशिप करती थी। तो उस डिस्कशन में नीतीश जी के साथ मैं भी बैठता था और छोटी छोटी पार्टियों से वो समझौता करते थे, अपना स्थिति प्रगाढ़ करते थे और उसको छोड़ देते थे। अंत में उनका पलायन आरजेडी से हुआ। लालू जी के साथ थे, लालू जी के साथ भी रहे, डेवलप किए, लालू जी को लात मार के किनारे हो गए, फिर हमारे साथ आए, हमारे साथ डेवलप किए और उस रिजीम में भारतीय जनता पार्टी से लेकर केंद्रीय नेतृत्व तक हमारा भारतीय जनता पार्टी के नीतीश के विकास पुरुष का नाम भारतीय जनता पार्टी ने दिया और केंद्र के पैसे से बिहार को विकसित करने की कोशिश किया गया। फिर उन्होंने, मैंने समझा नहीं, मैं आप कह रहे हैं कि विकास पुरुष नाम इनका भाजपा ने भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया, विकास पुरुष। और आपको याद होगा उस पीरियड में नीतीश जी, सुशील मोदी जब हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे तो बिहार का रेवेन्यू क्लाइमेक्स पर चला गया था। तुलनात्मक बोल रहा हूँ, फर्स्ट फेज में बिहार का रेवेन्यू काफ़ी ऊपर चला गया था। उसके बाद सेकेंड फेज जब लड़ आया संबंध में तो किसी न किसी कारणवश वो अपना मन के चलने लगा, इसलिए बिहार का रेवेन्यू डाउन होने लगा और परिणाम क्या हुआ कि हमारे पास रेवेन्यू नहीं रहा ताकि बिहार के लड़कों को हम एम्प्लॉयमेंट दे सकें।
शिक्षकों को पे दे सकें, शिक्षकों की बहाली कर सकें। हमारे पास रेवेन्यू नहीं था। पुलिस जो हमारे पास पूरी जितना संख्या हमारी 14 करोड़ के लगभग है, उसको संचालित करने के लिए हमारे पास पूर्ण रूप से पुलिस की व्यवस्था नहीं है। पुलिस की संख्या हमारे पास नहीं है। इस पर सोच किसी के नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि बिहार में, बिहार के बारे में उनकी चिंता कम, अपनी कुर्सी के बारे में उनकी चिंता ज़्यादा रहती थी, इसीलिए वो राजनीति करते थे। सेकेंड फेज में भारतीय जनता पार्टी भी बुला गई और इनको साथ रखने के लिए अपने कॉस्ट पर इनको अब की बार रखा। आपको याद होगा 19 के चुनाव में हमने इनके पास, हमारे पास 32 MP थे, 8 सेकंड पोजीशन हमारा था। नीतीश जी 2 MP थे और उनके पास 4 ही सेकंड पोजीशन होल्डर थे, तब भी हमने 50% को सीट दिया। ये तो फैक्ट्स है। और इस रिजीम में जो 32 आपका मैंने फर्स्ट जीते थे। हाँ, 32 हम लोग लोजपा और RLSP को मिलाकर। हाँ, 32 हम लोग थे। नहीं, बीजेपी 32 था। अच्छा, बीजेपी 32। और ये 2 जीते थे। आरजे, बाकी सब आरजेडी जीता था, समझे ना। रामविलास जी साइड में थे राज्यसभा में। हाँ, एनडीए था उसमें, रामविलास जी उसमें थे। 32 थे। उसके बावजूद भी इनको हम 16 सीट देके, केंद्र से मैंने पूछा, अमित जी बैठक बुला रहे थे कि हमने पूछा उनसे कि भाई ये कौन समझौता है, क्यों इतना झुक के हम जा रहे हैं। तो उस समय भी कहा गया, गोपाल जी थोड़ा सब्र रखिए, समय का इंतजार कीजिए। और जब हम इनको आगे रख के विकास पुरुष बनाए, उनको 2 बार 2-3 टर्म मुख्यमंत्री बना के रखे, और जो व्यक्ति लालू जी को गाली दे के गुंडा राज का इस्तेमाल दिए, सब कुछ किए, उन्होंने अराजक की स्थिति पैदा किए, और वही व्यक्ति दोबारा पहला मुख्यमंत्री बनने का कारण था कि लालू के खिलाफ में लगातार अभियान था। नीतीश जी उसमें अग्रणी रोल अदा कर रहे थे, और नीतीश, लालू जी पर केस कराने वाले ग्रुप वही था। नीतीश जी, सरजू राय, सुशील मोदी, ये कौन तिवारी जी थे, शिवानंद तिवारी, और सब लोग था। और केस करने वाले वो, सजा कराने वाले वो, आज फिर उसके साथ जुड़ गए। ये क्या नैतिकता का तकाजा है कि एक शीर्ष व्यक्ति बिहार की चिंता नहीं करते हुए अपने कुर्सी बचाने के लिए और अपना ईमान धर्म सब ताक पर रख के बिहार की जनता का भलाई न सोच के अपने लिए फिर वहीं पर चला जाए। मैं यहाँ पर एक चीज़ तुलनात्मक कहूँगा आपसे, भले ही पार्टी को कुछ लोगों से शिकायत हो, लेकिन ज़रूरी है। आज के डेट में बिहार के राजनीति में जयप्रकाश आंदोलन से निकले हुए जितने व्यक्ति हैं, उनसे ज़्यादा भ्रष्ट दूसरा कोई व्यक्ति मिला ही नहीं। लालू जी भी उसी में हैं, नीतीश भी उसी में हैं, और सभी कुर्सी के लिए लायक एक दूसरे के साथ जुड़ते रहे। भक्त से सामने हैं। क्या इसमें उनको भी शामिल करते हैं जो बीजेपी के भी लोग इससे निकले हुए हैं? देखिए, अब इस लैंग्वेज में हम व्यक्तिगत कोई राय नहीं करेंगे, लेकिन 2 शीर्ष में रहे हैं, इसलिए मैं उनका लीडर का नाम ले रहा हूँ। बाकी बीच में बहुत लोग हैं, वो आप सर्च कर लीजिएगा, उसमें मैं व्यक्तिगत कमेंट नहीं करूँगा। लेकिन क्योंकि पॉलिसी डिसीजन का है, बिहार की जनता के प्रति का बात है, इसलिए मैं नाम लेना जरूरी है। लेकिन अब 2 चीज़ देखिए, लालू के ऊपर कोई साथ देने वाला नहीं था। सिर्फ जगन्नाथ मिश्रा के बाद वो आए थे, तो वही टेक्निक को लेके चले, जिसका परिणाम उनको भोगना पड़ा। लेकिन नीतीश जी के पीठ पर जो सरकार केंद्र में चला रही है, वो इनके पीठ पर खड़ी थी। डबल इंजन की सरकार है, उसके बावजूद भी ये संभाल नहीं सके। आज स्थिति क्या है?
लड़कों की संख्या कॉलेज में अंबार है, शिक्षक नहीं है। पे स्केल बहुत हाई है। आप शिक्षकों की एक कॉलेज में 10-10 हज़ार 15-15 हज़ार लड़के, लेकिन शिक्षक के 4, 5, 6 आप शिक्षक बहाल नहीं कर सकते क्योंकि रेवेन्यू आपके पास नहीं है। पुलिस बल की संख्या कम है, 2 लाख से कम पुलिस बल की संख्या कम है यहाँ पर। थाने नहीं है, उस पर चिंता नहीं है। और उन्होंने जो भी स्टेप उठाया वो बिहार को रसातल में ले जाने का ही कदम हुआ। कारण मैं उदाहरण दे रहा हूं कि सबसे पहले उन्होंने जहां जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देने वाला ग्रुप था पहाड़, उन्होंने बंद कर दिया। बिहार में जितने नेशनल हाईवे के प्रोजेक्ट बड़े बड़े रोड के हैं सभी फ्लॉप चल रहे हैं। आप देख लीजिए हाजीपुर से छपरा होते हुए जो रोड जाता है कई साल हो गया। नेशनल हाईवे NH2 जो था वो भी अधूरा पड़ा हुआ। क्यों कि ठेकेदार यहाँ कॉस्ट के चलते छोड़ के भाग रहे हैं। ना पत्थर मिलता है, ना सीमेंट का ये है, और न यहाँ बालू भी, अब बालू बचा हुआ वो भी दुर्गति में चल रहा है। इसलिए जो भी अब देखिए उन्होंने दारू बंद किया, ठीक है, अच्छी चीज़ है, लेकिन क्या बिहार में दारू बंद हुआ? तो क्या हम सभी का ड्यूटी नहीं है कि बिहार की जनता को ये बताए? रेवेन्यू आता है लेकिन पॉकेट में जाता है, सरकार के फंड में नहीं आता है। चखना के साथ सब कुछ जानता है लेकिन सरकार के साथ चुप्पी साधे हुए हैं। आपका रेवेन्यू कहाँ से आएगा? हमारे यहाँ जो मेधावी छात्र हैं बिहार के, जो सामर्थ्यवान हैं, वो दूसरे प्रदेशों में जाकर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। अब बिहार में सिर्फ हम डिग्री बांट रहे हैं। एक भी योजना कोई बता दे कि बिहार में सिर्फ कृषि है, बिहार कृषि प्रधान उद्योग नहीं है। किसानों के डेवलपमेंट के लिए कोई भी एक योजना नीतीश बता सकते हैं कि जो उन्होंने लागू किया किसानों का आर्थिक उन्नति के लिए? मैं उदाहरण दे रहा हूँ। बिहार में जितने गल्ला का उत्पादन होता है उसको खरीदने में बिहार सरकार रुकावट है। बिहार में उन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगाया है कि बिहार के सभी पैक से ही सामान खरीदा जाएगा, FCI नहीं खरीदेगा। FCI को बैन करने का क्या तुक है? जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट 1500 करोड़ रुपया बिहार के लिए रखे था। मैं खुद बात, उस समय रामविलास पासवान जी थे, उन्होंने खुद मुझसे बोला कि मैं 1100 रख रहा हूँ, बिहार सरकार खरीदने FCI को अलाउ नहीं कर रही है। मैंने पीयूष गोयल जी से बात किया तो कहा कि भाई 1500 करोड़ रखे हुए कोई ले नहीं रहा। इन्हीं का सेक्रेटरी रहे हुए चंद्रा, जो फूड कॉरपोरेशन इंडिया के चेयरमैन रहे, उनसे मैंने बात किया कि वो लोग कसम अलाउ कराइए। मैंने यहाँ सेक्रेटरी से बात किया, विनय, कहा कि सभी पॉलिसी मैटर, गवर्नमेंट पॉलिसी होगा तो करेंगे। कौन सरकार है जो किसानों को, अगर मान लीजिए कि हमारे यहाँ 45 लाख टन का प्रोडक्शन था इसका पैडी का, जिसमें आप 20 लाख 21 लाख टन खरीदे, ये हमारा रिकॉर्ड नहीं है, गवर्नमेंट का रिकॉर्ड है। और बाकी 20 करोड़ में 20 लाख टन कहाँ जाए? उसको खरीदने वाला नहीं। अगर 12 लाख 14 लाख टन अगर खरीद लेता ये FCI तो किसानों की भलाई होता। इस पर ध्यान नहीं है सरकार की। आप जो देख रहे हैं, जो आप बड़े बड़े ब्रिजेज वगैरह जो बन रहे हैं, ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा है। और शहर, पटना शहर में जितना भी फ्लाईओवर वगैरह सब देख रहे हैं, ये प्रधानमंत्री की योजना थी स्मार्ट सिटी,
उस स्मार्ट सिटी के पैसा से सब बन रहा है, पटना से बाहर नहीं। थोड़ा बहुत काम डाइवर्सन का हुआ तो भागलपुर में बाईपास बना, मुजफ्फरपुर की हाल आप देख रहे हैं, कोई नहीं है, जबकि हर एक के लिए हर एक साल 100-200 करोड़ केंद्र से आता है स्मार्ट सिटी बनाने के लिए। अब आप गवाह हैं कहाँ बन रहा है। इसलिए मैंने कहा, अंत में मैं यही कहूँगा कि नीतीश जी को स्वयं अपने पास निर्णय लेना चाहिए, अपना 12-14 साल का जो कैरियर उसको अध्ययन करना चाहिए कि बिहार के लिए उन्होंने क्या किया, और इसका श्वेत पत्र जारी करें बिहार की जनता के सामने कि उन्होंने, मैं जितना एलिगेशन आज लगा रहा हूं उसका वो आपके सामने खंडन करें कि हाँ ये मैं गलत बोल रहा हूं। कहा कि भारतीय जनता पार्टी का जान छोड़ने के लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं, क्योंकि अब उनका भारतीय जनता पार्टी अपने आप में सक्षम होगा। और सबसे बड़का चीज़ ये और उन्होंने किया है कि निर्णय भी उन्होंने गलत समय पर लिया। भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने 2 साल समय दे दिया, संगठन ओरिएंटेड पार्टी है, अपने को खड़ा करने में इसको देर नहीं लगेगा। अगर यही साल भर बात कर किए होते तो भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल होगा। इसलिए मैंने उनको धन्यवाद दिया कि आप समय, हमको समय भी दिए, आप हटे भी तो हमको समय दे के हटे, इसलिए आप दोस्ती निभाए इसी समय। तो आपने जो कहा ये सब उसी कुछ नहीं हुआ अगर बिहार में डेवलपमेंट पे किसी फ्रंट पे। हाँ, तो चूंकि 17 साल 18 साल बीजेपी भी सत्ता में रही, उनके साथ लीडर मान करते, तो दोषी तो भी है। ठीक है, हमने पहले ही आपको बताया कि हम अपने सिद्धांतों और नीति के साथ कंप्रोमाइज़ किए बिहार के विकास के नीतीश जी को आगे लेके, कि नीतीश जी के बारे में था कि इनकी कुछ सोच बिहार की, बिहारी हैं इसलिए बिहारी के बारे में कुछ सोच होगी इनकी। हम उधर से फंड का व्यवस्था करेंगे, इनको मॉरल समर्थन देंगे, सरकार मजबूत रहेगी तो हम कुछ कर सकते हैं। तो हम तो अपने नीति और सिद्धांत से कंप्रोमाइज़ करके, जब भी हमारे लड़के कुलाते थे तो यही होता है, नहीं यहाँ पर भी सरकार है, एजिटेशन मत करो, एजिटेशन मत करो। उदाहरण मैं भी हूँ, 2 बार मैंने 3 बार नीतीश जी के खिलाफ बोला तो मुझको नीतीश जी के दबाव के चलते केंद्र ने हमको कहा कि बोलो सरकार चलने दी छुट्टी। तो मैं खुद गवाह हूँ कि केंद्र बिहार के विकसित करने के लिए अपने को कंप्रोमाइज़ करके इनके साथ जुड़ा था। जो ये पॉलिसी तय करते थे हम उसको डिटो करते थे। देश जितने विरोधी पक्ष हैं देश के, सभी नरेंद्र मोदी को दोष देते हैं। मुख्यमंत्री का ही पॉलिसी है, नरेंद्र मोदी वहाँ हो इससे मुख्यमंत्री होता है, और मुख्यमंत्री के अंडर में ही सब मंत्रिमंडल होता है, उनकी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट मंत्रिमंडल करता है। अब जैसे उदाहरण दे रहा हूँ अभी तुरंत, कि बिहार में नर्सों की बहुत कमी थी, नर्सेज की, मेडिकल कॉलेज बढ़ा रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा, पहले कर्नाटक गवर्नमेंट से, हाई कोर्ट से मैं परमिशन लिया था, सुप्रीम कोर्ट भी एडिक्ट किया था कि स्टेट अपने बलबूते पर आपको नर्सिंग कॉलेज खोल सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसने कहा, महाराष्ट्र गवर्नमेंट जब आया, कहा है कि जब आप अपने स्टेट के लिए नर्सिंग खोलेंगे तो आप उसके इस्तेमाल नर्सिंग बिहार में अपने स्टेट में ही करेंगे। जब तक नर्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया का अप्रूवल नहीं होगा तब तक दूसरे प्रदेश में इनकी नौकरी नहीं मिलेगी। हर एक जिला में आपने नर्सिंग कॉलेज खोला, जीएनएम। आपको मैं खुद आग्रह कर रहा हूँ कि आप लोग जाकर भ्रमण कीजिए कि जो नर्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया का जीएनएम कॉलेज खोलने के लिए क्राइटेरिया है, उसके अनुसार क्या है, कैबिनेट का पॉलिसी था। तो क्या कैबिनेट ने ये दिया कि आप अपने मन से बिना क्राइटेरिया पूरा किए नर्सिंग कॉलेज खोल लीजिए? ये तो शक देना है कि गवर्नमेंट का। सर, ये अभी
बेगूसराय में जो घटना थी क्या देखिए, जितनी चीज़ें मैंने आपको बताया उसके अंदर ये सब नहीं था। मतलब ये नीतीश जी की कंट्रोलिंग पावर समाप्त हो गई और इनको अब लोग इस्तेमाल कर रहा है। ऑफिसर्स इस्तेमाल कर रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टियां भी इस्तेमाल कर रही हैं। क्या आपको लगता है कि डमी चीफ मिनिस्टर हैं अब बिहार को? डमी तो नहीं करेंगे, कमजोर मुख्यमंत्री हैं। क्योंकि खुल के कहा गया था कि अब केंद्रीय नेतृत्व में जाएंगे और तेजस्वी राज्य संभालेंगे। अब उनके अंदर की बात क्या उस पर हम नहीं जानते, लेकिन मैं इतना ही कहूँगा कि नीतीश जी सबसे कमज़ोर मुख्यमंत्रियों में से हैं। निर्णय लेना और निर्णय को इम्प्लीमेंट करने की क्षमता इनकी समाप्त हो गई है और इसलिए बिहार से वो जान छुड़ाना चाहते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के साथ छोड़ने का एक ही रीज़न है कि आज की जो बिहार भारतीय जनता पार्टी के स्टाफ है वो उनके नेतृत्व को मानने से कबूल नहीं कर रहा था। इसका उदाहरण विधानसभा में अध्यक्ष और नीतीश जी का डिस्कशन उदाहरण है। एक सवाल है सर कि दिल्ली राजनीतिक परिदृश्य, यही इसी का तो मैंने मोटे रूप में आपसे कहा कि नीतीश जी कमज़ोर हो गए हैं, अपनी इज्जत बचाने के लिए रास्ता खोज रहे हैं। बिहार सरकार के एक मंत्री कहते हैं कि एनडीए के शासनकाल में जो कृषि रोड, मैं इस पर व्यक्तिगत कमेंट तो नहीं करूंगा, लेकिन इतना मान के चलिए कि जिसको जैसा शिक्षा मिला है, जैसा ज्ञान दिया गया है, उसका तो उसी हिसाब से न बोलेगा और उसी हिसाब से उसकी समझ है। ये ज़रूर है कि भीतर भीतर करप्शन क्लाइमेक्स पर है यहाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है, जिसको किसी न किसी में सरकार पर्दा डालती है। चीफ मिनिस्टर यूथ के लिए, क्योंकि वही फॉलो करते हैं, कभी आइडल रहे थे कि किसी प्रकार से हो सफलता ले लो और गद्दी या कुर्सी मिल जाए तो वहीं रहो, नैतिकता जाए बात। एक नई चीज़ बिहार में देखने को आई है, इसको आप लोग सर्वे करेंगे कि यंगस्टर्स ग्रुप नीतीश जी के नेतृत्व कबूल करने के पक्ष में नहीं है, क्योंकि हमेशा रोड पर हंगामा होते हैं। आपके पास कोई पॉलिसी नहीं है, लड़कों के एम्प्लॉयमेंट देने के कोई टाइम फिक्स नहीं है, आपके पास कोई सर्वे नहीं कि किस विभाग में कितना हमको एम्प्लॉयमेंट देना है, कितना नहीं देना है, उसके लिए रूट मैप आपके पास तैयार नहीं है कि कितने लड़कों को आप जब्त करेंगे, कितने लोगों को लाएंगे। सिर्फ आप जबान से बोलते हैं कि हम 50,000 यहाँ ले लेंगे, 60,000 यहाँ बहाल कर लेंगे, लाख आदमी को बहाल कर लेंगे, और जैसे पिछले बार सरकार बनने के पहले कि 10 लाख की नौकरी देंगे, तो 10 लाख नौकरी देने के लिए पे कमीशन के अनुसार नौकरी देने के लिए आपको पर मंथ कितने पैसे का रेवेन्यू की ज़रूरत होगी, इसका कोई प्लानिंग नहीं है आपकी। सभी चीज़ एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं ना। इसलिए हमारे यहाँ के पढ़े लिखे लड़के, डिग्री होल्डर लड़के एम्प्लॉयमेंट के लिए दूसरे जगह, दूसरे प्रदेशों में जाके डेली बेसिस पर काम करते हैं, और आपके यहाँ बहालियाँ कॉन्ट्रैक्ट पर हो रही हैं। कॉन्ट्रैक्ट लेबर का दूसरे प्रदेशों में जो स्टैंडर्ड है वो आपके यहाँ नहीं है। आपका क्राइटेरिया इस कॉन्ट्रैक्ट का दूसरा सस्ता है, दूसरे प्रदेश में महंगा है, क्योंकि आपके पास पैसा नहीं है। तो बिहार सरकार को तो पहले चाहिए था कि हमको रेवेन्यू कलेक्ट करें बाय हुक और बाय क्रुक, ताकि हम लड़कों को ऑब्जर्व कर सकें, एम्प्लॉयमेंट दे सकें। एक लास्ट सवाल, बेगूसराय की जो घटना हुई वो तो ठीक है, लेकिन इस पर हम एक बेसिक साजिश की बू आती है, साजिश की वो आती है और उसमें अगड़े पिछड़े क्षेत्र में मतलब ये कहा हाँ, टारगेट किया गया पिछड़ों और अल्पसंख्यकों। देखिए, बिहार के राजनीतिकों को इससे ज़्यादा दूसरा कुछ आता नहीं है। अपने दोष पाप टालने के लिए अगड़ा पिछड़ा ऊंच नीच करते रहते हैं, और ये आज 20, 25, 30 सालों से चल रहा है। और हमारे, मैं निचोड़ बता रहा हूँ, हमारे बिहार के राजनीतिक बिहार को गरीब रखना चाहते हैं और इलिटरेट रखना चाहते हैं, ताकि उनकी जात पात की राजनीति चले। ये मेरा एलिगेशन है। बिहार के लोगों को गरीब रखना चाहते हैं और अशिक्षित रखना चाहते हैं, इलिटरेट रखना चाहते हैं, ताकि उनकी जात पात की राजनीति, लोगों को बरगलाने की राजनीति चले। एम्प्लॉयमेंट पर जोर इसलिए पढ़ाई लिखाई पर नहीं उनका है कि लड़के जब पढ़ लिख के जोग निकलेंगे तब से डिमांड करेंगे नौकरी, हमारे पास साधन नहीं है। इस पर बिहार गवर्नमेंट की चिंता नहीं है। हमेशा सर शुरू से विरोधी हूँ।
मैं कि इनके हर एक एक्टिविटी देखिए, क्योंकि मैं क्यों विरोधी हूँ इस बीच में आपके पास आएगा। मैं अरसास का विद्यार्थी रहा हूँ, अब बिहार के पूरे परिप्रेक्ष्य को मैं जानता हूँ। बिहार जब स्वतंत्र हुआ था, जब अलग स्टेट बना था, तो देश के सबसे बड़ा इंडस्ट्री बिहार में थे। टाटा, डालमिया, आपको कटिहार पेपर, ये जूट मिल, दो को कटिहार में जूट मिल था, पेपर मिल आपके पास थे। कर्पूरी जी आए तो कर्पूरी जी ने ठाकुर पेपर मिल और अशोक पेपर मिल समस्तीपुर और दरभंगा बनाना शुरू किए। और कर्पूरी ठाकुर ने ही अपने यहाँ बम्बू के लिए क्वालिटी भी डेवलप किया। आपको शायद नहीं जानकारी है, आप जाइएगा दरभंगा एरिया में, जो प्लेन लैंड में मोटा बम्बू होता है, और बाद में उन्होंने एक पतला पतला आसाम में जो होता था उसको उन्होंने ला के डेवलप करा के सब जगह पीला पीला लंबा होता है, वो पेपर के लिए सूट होता है, उन्होंने बसाना शुरू किया था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, हमारे पास समुच फैक्ट्री बंद हो गई। 20-25 शुगर मिल थे हमारे पास, 4-5 शुगर मिल चल रहे हैं। तो हमारे पास, हमने कोई ऐसा काम किया कि हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सके? हमारे पास कोई योजना ही नहीं इम्प्लीमेंट करे। हमारे पास इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, हर एक प्रदेश में इंटरेस्ट लेके लोग जा रहा है, और हमारे यहाँ कोई इन्वेस्टर नहीं आ रहा है। उदाहरण दे रहा हूँ आपसे, करिए, बिहार में एशिया में सबसे ज़्यादा मक्का का उत्पादन होता है, ओपन है। क्या बिहार में मक्के पर 20-25 किस्म के सामान बनते हैं? बिहार में मक्का उद्योग पर जोर नहीं देना चाहिए। 1200, 1100, 900 रुपये क्विंटल बेचते हैं, और वही यहाँ से कर्नाटका, महाराष्ट्र और कलकत्ता जाता है। यहाँ पर उद्योग नहीं खुल सकते हैं। एक व्यक्ति फारबिसगंज में कोशिश किया, आधा अधूरा फंका, रंगदारी मांगने के चलते गोली बंदूक चला, उसके बाद फ्लॉप हो गया, छोड़ के भाग गया बिजनेस में। लालू जी ने डालमिया फैक्ट्री का आधा पेपर मिल रेलवे को हैंड ओवर कराया। क्या वहाँ पर इन 12-14 सालों में, जब से ये 16-17 साल हो गया इनको, क्या वहाँ पर प्रयत्न करके बैगन फैक्ट्री नहीं मांग सकते थे? या रेलवे का कोई फैक्ट्री नहीं खुल सकता था? लालू को मैं बताऊंगा, अपने क्षेत्र में कम से कम एक व्हील फैक्ट्री तो लाया। ये बताएं कि क्या वहाँ पर हुआ, जबकि सबसे ज़्यादा टूरिस्ट प्लेस आपका राजगिरी है, नालंदा है, क्या हुआ? इसलिए मैंने कहा कि अब नई परिस्थिति से बिहार की योजना सोच रही है। भारतीय जनता पार्टी अपने को महसूस कर लिया कि अब हमको कहीं नहीं जाना है, और मैं इस दावे के साथ कहता हूं कि बिहार के लोग हम पर ज़्यादा विश्वास कर रहे हैं। हम, क्योंकि हम जात पात की राजनीति नहीं करते हैं, कुर्सी के लिए कोई को बाट जोड़ कर काम नहीं करते हैं, ये लोगों को विश्वास है। क्योंकि मंत्रिमंडल जाने के बाद सबसे ज़्यादा खुश बिहार की जनता है। आप सर्वे करके देख लीजिए, उसका लाभ तो बीजेपी को मिलेगा ही। मेरा एक क्वेश्चन था कि ये जैसे आप स्टेटमेंट में बोले, प्रतिपक्ष उनको एक्सेप्ट कर रहा है, ये खुद दौड़ रहे हैं, उनके पास जा रहे हैं, अपनी सेंटिटी बनाने के लिए खुद दौरा कर रहे हैं, सबसे मिल रहे हैं। इनको कोई नहीं बुलाया है, इन्हों खुद सब पार्टियों से जाके मिल रहे हैं अपनी छवि बनाने के लिए। लेकिन इनके मिलने के बाद भी उन्हीं पार्टियों से अलग अलग सोच आ रही है। बंगाल अलग सोच रहा है, कर्नाटक अलग सोच रहा है, आपको तेलंगाना अलग सोच रहा है। उनके मुख्यमंत्री आए भी थे बात करने के, इसलिए नीतीश जी को आगे करके प्रतिपक्ष लेके चलेगा, ये प्रश्न चिन्ह है।